फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है योगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अकाउंट है, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके बाद हम योगा का मीनिंग देखेंगे। योगा का जो ओरिजिन है वो इंडिया से हुआ। इवन कुछ एविडेंसेस ये भी कहते हैं कि योगा जो है वो रिलेट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये सबसे पुरानी सभ्यता है एंड स्टूडेंट इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। योगा इज ऑल्सो मेंशन्ड इन महाभारत, रामायण एंड उपनिषद। योगा के बारे में महाभारत में, रामायण में और उपनिषद में भी मेंशन किया गया है। पतंजलि ऑल्सो रोट अबाउट योगा इन 147 BCE। पतंजलि जी ने भी योगा के बारे में लिखा है 147 BCE में। एंड स्टूडेंट उन्हीं के साथ कबीर जी, तुलसीदास एंड सूरदास ने भी अपनी राइटिंग्स में योगा के बारे में मेंशन करा है। सो स्टूडेंट हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि योगा इज इंडीड ओल्ड, वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। उसी के साथ साथ उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में हुआ। आज से 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके एविडेंसेस मिले हैं। योगा को महाभारत, रामायण और उपनिषद में भी मेंशन करा गया है। पतंजलि जी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास उन सभी ने योगा के बारे में अपनी राइटिंग्स में मेंशन करा है। मीनिंग ऑफ योगा। योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज, मीन टू यूनाइट और टू ज्वाइन। योगा जो वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, युज, जिसका असली में मतलब होता है to unite or to join. So yoga is derived from yuj word which means unite or join. यानी कि योगा जो है वो दो चीजों को जोड़ता है, एक इंसान की आत्मा को परमात्मा से लिंक करता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। सो स्टूडेंट, एक इंसान की आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ लिंक करती है, उसके अंदर और भी ज्यादा प्योरिटी आ जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका दिमाग काफी अच्छे से काम करने लग जाता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे वो इंसान जो है वो काफी फिट होगा, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा होगी। योगा हमारे सोचने की शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। सो योगा इज यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। और भी डेफिनेशन देख लेते हैं। योगा इज द मीडियम ऑफ द यूनियन ऑफ द ह्यूमन सोल एंड ऑलमाइटी। अगेन ये दोनों ही डेफिनेशन सेम है। द मीनिंग ऑफ योगा इन सिंपल वर्ड इज टू एड / ज्वाइन एंड मीटिंग टुगेदर। सो बेसिकली योगा का सिंपल मीनिंग यही है, किसी चीज को जोड़ना और दो चीजों का मिल जाना ही योगा कहलाता है। एंड वो दो चीजें क्या होंगी? हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन। सो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्योरिटी। सो स्टूडेंट, एक इंसान जब योगा करता है तो उसकी बॉडी काफी फिजिकली प्योर हो जाती है। फिजिकल प्योरिटी को अटेन करने के लिए हमें टोटल 6 एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जिसको हम षटकर्मा के नाम से जानते हैं। पहली है नीति, धौती, नाउली, पास्ती, त्रटक, कपालभाति। सो स्टूडेंट, ये 6 एक्सरसाइज करने से हम फिजिकली प्योर हो जाते हैं और हमारी बॉडी में 3 सब्सटेंस जो होते हैं, वट, पिट और कफ, इनका भी काफी डेवलपमेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट, योगा करने से हमारी फिजिकल प्योरिटी काफी अच्छी हो जाती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो काफी अच्छे से काम करते हैं। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी। सो स्टूडेंट, योगा जो है वो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। आपने रामदेव बाबा को देखा होगा, वो योगा करते हैं एंड वो कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। सो स्टूडेंट, योगा हमारी मूवमेंट को काफी एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल बना देता है। सो स्टूडेंट, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने जो आसन करने हैं उनके नाम हैं चक्रासना, धनुरासना, हलासना, भुजंग आसना एंड शलभासना। तो स्टूडेंट, ये सभी योगा आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। थर्ड, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। सो स्टूडेंट, योगा करने से आपका टॉलरेंस लेवल और आपकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन आप काफी ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। फॉर एग्जाम्पल, प्राणायाम से आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। योगा सिर्फ हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता नहीं है, बल्कि कि उन बीमारियों को ठीक भी कर देता है। योगा नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस बट ऑल्सो क्योर देम। योगा हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा देता है। योगा की हेल्प से हम बीमारियों के शिकार नहीं बनते हैं। इवन वज्रासना जो है वो हमारी हेल्प करता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। सो स्टूडेंट, योगा की मदद से हम हार्ट डिजीज, अस्थमा, बैक पेन ऐसी बीमारियों से काफी ज्यादा दूर रह सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, स्ट्रेंथन इंटरनल ऑर्गन।
स्टूडेंट, जो योगा है वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, हमारी इंटरनल ऑर्गन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ योगा। 6th, रिड्यूस मेंटल टेंशन। सो स्टूडेंट, हम ये समझते हैं कि पैसा जो है हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आता है, खुशियां लेके आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन हम पैसों के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अगर हमने आज 15,000 कमाए हैं, नेक्स्ट हमारा मन करता है कि हम 20 कमाएं, 1 लाख कमाएं, तो मनी एक ट्रैप है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। योगा ही एक ऐसी चीज है जो हमें मेंटल टेंशन से दूर रखता है। 7th, इम्प्रूवमेंट इन कॉन्सेंट्रेशन। सो स्टूडेंट, अगर हम योगा करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 8th, कंट्रोल ऑन माइंड एंड इमोशन। सो स्टूडेंट, योगा से हम अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि कभी कभार आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको गुस्सा आता है, गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हैं, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे योगा कर रहे हैं तो आपके इमोशंस कंट्रोल में है, आप अपने एंगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ थॉट्स। सो योगा हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है। 9th, हेल्पफुल टू रिलीज स्ट्रेस। योगा इज वेरी हेल्पफुल टू रिलीज योर बॉडी एंड मेंटल स्ट्रेस। योगा हमारी लाइफ के स्ट्रेस को कम कर देता है और लाइफ के टुवर्ड्स हमारी सोच को पॉजिटिव बना देता है। नेक्स्ट, इंटरनल पीस। स्टूडेंट, आप ऑब्जर्व करेंगे कि योगा करने से आपके मन में काफी ज्यादा शांति होती है, आपका मन अशांत नहीं होता है, आप चीजों को काफी डीपली सोच सकते हैं, आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। योगा के एलिमेंट्स के बारे में पतंजलि डिस्क्राइब 8 एलिमेंट ऑफ योगा इन योग सूत्रास। सो स्टूडेंट, पतंजलि जी ने योगा के टोटल 8 एलिमेंट्स के बारे में बताया है। सबसे पहले आता है यम, सेकंड नियम, 3rd आसन, 4th प्राणायाम, 5th प्रतिहार, 6th धारण, 7th ध्यान एंड 8th एलिमेंट इज समाधि। सो स्टूडेंट, ये सारे योगा के हिस्से हैं जिनको हम एलिमेंट ऑफ योगा के नाम से जानते हैं और इन सब के बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। यम मीन्स स्टॉप और सेल्फ रिस्ट्रेंट और यम मीन्स द मीन टू बी स्टेबल। यम योगा का एक ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमन की फीलिंग्स को कंट्रोल करने में, उन्हें स्टेबल करने में हेल्प करता है। यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योगा का पहला एलिमेंट यम है। इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यम जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। प्रैक्टिशनर मूव फ्रॉम एक्सट्रोवर्जन टुवर्ड्स इंट्रोवर्जन। सो यम को जो प्रैक्टिस करता है वो एक्सट्रोवर्जन से इंट्रोवर्जन की तरफ मूव करता है। प्रैक्टिशनर शुड बी फ्री फ्रॉम अफेक्शन, जेलिसी, एरोगेंस, ग्रीड एंड पैशन। जो भी यम की प्रैक्टिस करेगा उसके अंदर किसी भी प्रकार की अफेक्शन, जेलिसी, एरोगेंस, ग्रीड, पैशन नहीं होना चाहिए। यम को प्रैक्टिस करने से बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की अपलिफ्टमेंट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि देयर आर 5 यम। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग यम के 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, पहला है अहिंसा और नॉन वायलेंस, सेकंड सत्य और ट्रूथफुलनेस, 3rd अस्तेय और नॉन स्टीलिंग, 4th ब्रह्मचर्य और कंटिनेंस, 5th अपरिग्रह और नॉन कोविटियसनेस। सो स्टूडेंट, अब हम इन 5 एलिमेंट को एक एक करके समझेंगे। अहिंसा और नॉन वायलेंस। अकॉर्डिंग टू अहिंसा, इट मीन्स नॉट हार्मिंग और हर्टिंग एनी क्रिएचर बाय स्पीच, माइंड एंड डीड। अहिंसा ये कहता है कि हमें किसी भी क्रिएचर को हार्म और हर्ट नहीं करना है, अपनी बातों से, अपनी सोच से या अपनी डीड से। हमने किसी भी क्रिएचर को इल ट्रीट नहीं करना है और उसको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं देना है। सो स्टूडेंट, अहिंसा यही कहता है कि हमने किसी भी क्रिएचर के साथ शारीरिक या मानसिक हिंसा नहीं करनी है, हमने कभी भी किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं और ना ही किसी स्टिक, वेपन का इस्तेमाल करते हुए किसी को मारना है। इसी के साथ साथ हमने अपनी बॉडी के नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना है, जैसे कि एंजाइटी, जेलिसी, हेट, एंगर। अहिंसा यही कहता है इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ यम इज सत्य और ट्रूथफुलनेस। अकॉर्डिंग टू सत्य, वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड। सत्य हमें सच बोलने के लिए इंकरेज करता है। सत्य ये कहता है कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स बिल्कुल प्योर होने चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो सत्य हमेशा सच बोलने के लिए इंकरेज करता है। नेक्स्ट अस्तेय, जिसको नॉन स्टीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अस्तेय हमें यही बताता है कि हमें कभी भी दूसरों की चीज नहीं लेनी चाहिए,
इसका मतलब यही होता है कि मैं अपनी चीजों का इस्तेमाल करूंगा, दूसरों की चीजों को यूज ना करते हुए, दूसरों का फायदा ना उठाते हुए मैं अपनी ही चीजों का इस्तेमाल करूंगा। मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी की भी चीज बिन बताए नहीं लूंगा। तो इसमें यही बताया गया है कि हमने कभी भी दूसरों का पैसा इस्तेमाल नहीं करना है, हमने कभी किसी के थॉट्स नहीं चुराने हैं, हमने अपने ही थॉट्स पे वर्क करना है। अगर हम दूसरे के थॉट्स चुराते हैं तो उसको चोरी माना जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ यम इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को कंटिनेंस के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचर्य 2 वर्ड से मिलके बना है, ब्रह्म प्लस चर्या। ब्रा का मतलब होता है ग्रो करना, जबकि चर्या का मतलब होता है डेडिकेट वनसेल्फ टू ब्रह्मचर्य हमें अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को काबू करने के लिए कहता है, उसी के साथ साथ वो हमें पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ने के लिए रोकता है। सो ब्रह्मचर्य यह कहता है कि हमने ऐसी डाइट नहीं लेनी है जो हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर को उत्पन्न कर दे। उसी के साथ साथ हमने कोई भी पोर्नोग्राफिक जैसी चीजों को नहीं रीड करना है, ना हमने सेक्सुअल रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना है, हमने किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन भी नहीं बनाने हैं। इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। सो किसी भी तरीके की सेक्सुअल रिलेटेड सोच का ना होना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। नेक्स्ट अपरिग्रह, नॉन कोविडियसनेस। परिग्रह का मतलब होता है मनी और प्रॉपर्टी को कलेक्ट करना अपने खुद के फायदे के लिए। पारग्रह यह कहता है कि आपने अपनी लाइफ मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जीनी है। सो स्टूडेंट ये थे यम के एलिमेंट्स है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेंस, नियम। ऑब्जर्वेंस इज फॉर इम्प्रूविंग वंस बिहेवियर। इसमें बॉडी और सेंसेस की इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। इट इज रिलेटेड टू पर्सन्स पर्सनल लाइफ। एलिमेंट्स ऑफ नियम्स, प्योरिटी, सेल्फ स्टडी, कंटेंटमेंट, मेडिटेशन ऑफ गॉड, ऑस्टेरिटी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नियम इज प्योरिटी, जिसको हम स्वच्छ के नाम से भी जानते हैं। प्योरिटी मीन्स द क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। प्योरिटी हमें दिमाग और बॉडी की सफाई के लिए प्रेरित करती है। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। हमें अपने शरीर को बाहर के साथ साथ अंदर से भी साफ रखना चाहिए। इट एम्फसाइज ऑन प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। हमें अपने इंटरनल ऑर्गन को भी साफ रखना चाहिए। 6 शुद्धि क्रियास और शतकर्मास सच एज नीति, क्रिया, धोती एक्सेट्रा। शतकर्मास को परफॉर्म करके हम अपनी बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंटमेंट मीन्स संतोष। वी मस्ट फील सेटिस्फाइड विद व्हाट गॉड हैज गिवन अस। हमें हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए भगवान ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, और इंसान के पास जितना भी पैसा है, जितना भी मनी है, उसी में उसको संतोष रहना चाहिए। उसको दूसरों को देख के कभी भी जेलस फील नहीं करना चाहिए कि उनके पास हमसे ज्यादा है। सो वी मस्ट डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इन ऑल द सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमें उसमें हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑस्टेरिटी मीन्स तपा, तपो धवंधवा संधनम। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कितने भी बैरियर्स आ जाए, आपने सबसे आसान तरीका ढूंढना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एंड अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहने को ही तपा का नाम दिया गया है। ये बताया गया है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठंड हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, चाहे किसी ने श्राप ही क्यों ना दे दिया हो, कितनी ही ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन हो, आपने अपनी बॉडी के साथ तप करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फुल डेडिकेशन दिखानी है। द वे गोल्ड लूजेस ऑल इट्स डर्ट व्हेन हीटेड बाय फायर। एक सोना भी अपनी गंदगी तब हटा पाता है जब उसको गर्म आग में जलाया जाता है। सो जीवन का नाम ही संघर्ष है। जब तक आप तप नहीं करोगे तब तक आपको फल कैसे मिलेगा। सो इसमें यही कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है और आप जो भी चीज कर सकते हो ना उसको पाने के लिए आपने वो सब चीज करनी है। और आपने किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी है, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, आपको सिर्फ आपकी आंखों के सामने आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। नेक्स्ट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी मीन्स स्टडिंग विद सेल्फ कंटेम्पलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पर सेल्फ स्टडी को प्रमोट करा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें हर तरीके की धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ, टेक्स्ट को रीड करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम जिससे भी नॉलेज ले सकते हैं हमें उससे नॉलेज लेनी चाहिए। हमें चैंटिंग करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मेडिटेशन, टू डेडिकेट ऑल द डीड्स टू गॉड इज कॉल्ड ईश्वरा प्रणिधाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमें परमात्मा में पूरी तरीके से लीन हो जाना है।
मेडिटेशन ऑन गॉड का मतलब ये होता है कि हमने भगवान के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट डिवोशन दिखानी है। नेक्स्ट, पोस्चर, आसन्स। आसन वो पोजीशन और पोस्चर है जो बॉडी से हम फॉर्म करते हैं। आसन्स को करने से हम काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, अजाइल हो जाते हैं एंड काफी यंग भी दिखाई देते हैं। आसन करने से हमारी बॉडी पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ साथ हम काफी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड स्टूडेंट, बुढ़ापा भी काफी समय बाद आता है। इम्प्रूव बेटर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। आसन से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देता है और इसको किसी भी एज का इंसान परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, प्रत्याहार। टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्याहार। प्रत्याहार का बेसिकली मतलब होता है अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना। प्रत्याहार इज विड्रॉल ऑफ वनसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, यानी कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं हमने उन सभी चीजों का त्याग करना है। वो सारी चीजें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं हमने उसको त्याग करना है और हमने अपना प्योर डेडिकेशन भगवान की तरफ दिखाना है। इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन, धारणा। इट मीन्स टू पुट फोकस ऑन समथिंग। सो बेसिकली इसमें कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाती है कि हमने एक जगह एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। धारणा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ समाधि। धारणा एक मेंटल एक्सरसाइज है जो एक योगी को प्रेरित करती है कि वो ध्यान और समाधि की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट, मेडिटेशन, ध्यान। इट मीन्स द एफर्ट टू स्टेबलाइज द माइंड इन इट्स बेसिक स्टेट। इसमें माइंड को स्टेबलाइज रखना होता है। उसी के साथ साथ इसमें माइंड को काफी लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट करना होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ। आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि एक गुफा में जाके ध्यान लगाते थे और वो उस गुफा से काफी लंबे समय तक निकलते ही थे। उन्हें ना तो भूख लगती थी ना तो प्यास लगती थी। उसी को मेडिटेशन कहा जाता है। जब हम काफी लंबे समय तक एक जगह पे बैठ के अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, उसी को मेडिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन, समाधि। Bringing the mind in passive state is known as samadhi or the union of individual soul with supreme soul, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है। इसमें एक इंसान मर चुका है और उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से होने जा रहा है। वो एक ऐसी स्टेट पे पहुंच चुका है जहां पर कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है। इसी को समाधि कहा जाता है। सो स्टूडेंट, एलिमेंट ऑफ योगा को एक बार समराइज कर लेते हैं। आसन्स। आसन वर्ड एस से निकला है जिसका मतलब होता है बैठना और स्टेबल पोजीशन में बैठना जिसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, आप बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। सो जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं बिना किसी परेशानी के, ना आपको किसी प्रकार की शारीरिक ना मानसिक दिक्कत हो रही है, वो आरामदेह पोजीशन को ही हम आसन कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The state of body in which the seeker can remain engaged in yoga practice by remaining physically and mentally stable and balanced without any suffering रहती है। Classification of आसन्स। आसन को 3 भाग में बांटा गया है: मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन एंड करेक्टिव कल्चरल आसन। सो स्टूडेंट, हम इन तीनों के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन हमारी मेडिटेशन की पावर को बढ़ा देता है, हमारे दिमाग के सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारे जीवन का स्ट्रेस कम हो जाता है और हम चीजों को काफी ध्यान से समझने और सीखने लगते हैं। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एफर्ट इज मेड टू मेक द माइंड स्टेबल बाय मेकिंग द बॉडी स्टेबल, यानी कि हम एक ऐसा एफर्ट कर रहे हैं जिससे हम अपने माइंड को स्टेबल कर रहे हैं और अपनी बॉडी को भी स्टेबल कर रहे हैं। हम अपने दिमाग की कंफ्यूजन की स्थिति को दूर भगा रहे हैं मेडिटेटिव आसन करके और अपनी बॉडी को मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आसन पे मूव करते हैं। रिलैक्सेटिव आसन, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, रिलैक्सेटिव इसका मतलब होता है रिलैक्स करना, अपनी थकान को कम करना। सो दिस स्टेट रिमूव मेंटल एंड फिजिकल फैटीग। तो हमें जो मानसिक और शारीरिक जो थकान होती है उसको खत्म करने के लिए हम ये वाले आसन को परफॉर्म करते हैं, हम रिलैक्सेटिव आसन को परफॉर्म करते हैं। चलिए कुछ आसन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सवासना, मकर आसना, शशंक आसना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं करेक्टिव कल्चरल आसन्स। सो स्टूडेंट, हम इन आसन का इस्तेमाल अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट करने के लिए करते हैं।
द बॉडी इज डेवलप्ड एंड इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड। तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाए, हमारी जो इंटरनल एक्टिविटी है वो सही तरीके से सही समय पे हो जाए, इसके लिए हम करेक्टिव आसन्स को करते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सही से काम कर रहे हो, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फिट हो, इंटरनल एक्टिविटी सही से चल रही हो, इसीलिए हम इन आसन्स को करते हैं। इनके लिए जो आसन करे जाते हैं वो होते हैं हलासना, भुजंग आसना, सलाभासना, चक्र आसना, धनुरासना, मयूर आसना एक्सेट्रा। हम प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। प्राणायाम इज मेड अप ऑफ 2 words प्रण प्लस अयम। प्रण मीन्स ब्रेथ और लाइफ फोर्स, अयम मीन्स कंट्रोल और डेवलपमेंट। सो प्राणायाम जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, प्रण और अयम। प्रण का मतलब होता है ब्रेथ, जो आप सांस लेते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अयम का मतलब होता है डेवलपमेंट या कंट्रोल, किसी चीज का बढ़ना अयम कहलाता है। प्राणायाम का कंबाइंड मीनिंग होता है कंट्रोलिंग द ब्रेथ। सो प्राणायाम का बेसिकली मतलब यही होता है कि अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करना। आप फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, उसी के साथ साथ आप कोई भी एक्टिविटी काफी लंबे समय तक बिना थके कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। और ये काफी जरूरी भी है अगर आप एक स्पोर्ट्स और एथलीट हैं। प्राणायाम आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। सो बेसिकली ब्रेथ जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करी जाती है लंग्स के थ्रू, और आपकी लंग की कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्राणायाम के 3 पार्ट्स होते हैं, पुकार, रेचक, कुंभक। पुकार में क्या होता है, आप सांस को इनहेल करते हैं यानी कि अंदर की तरफ लेते हैं। रेचक में आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। कुंभक में आप सांस को रिटेन करके रखते हैं यानी कि पकड़ के रखते हैं। कुंभक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इंटरनल कुंभक और एक होता है एक्सटर्नल कुंभक। इंटरनल कुंभक टू रिटेन द ब्रेथ आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन। सो स्टूडेंट, इंटरनल कुंभक का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम तक सांस को पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना, उसी को इंटरनल कुंभक कहा जाता है। एक्सटर्नल कुंभक, सो एक्सटर्नल कुंभक में आपके लंग्स के अंदर जितनी भी हवा भरी हुई है आपने वो बाहर की तरफ छोड़ देनी है, और ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक आपका जो लंग है वो पूरी तरीके से खाली ना हो जाए, उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं बचनी चाहिए। तो एक्सटर्नल कुंभक में सारी हवा बाहर निकालनी होती है और इंटरनल कुंभक में सारी हवा को अंदर होल्ड करके रखना पड़ता है। एंड स्टूडेंट, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिसकी लंग कैपेसिटी अच्छी होगी, जिसका प्राणायाम पे काफी अच्छा कंट्रोल होगा, तो वो तो ये एक्टिविटी काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। और धीरे धीरे जो अपने लंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उनके अंदर भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मेडिटेशन। समाधि से पहली वाली स्टेज को हम मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन हमारे ध्यान, हमारे दिमाग की शक्ति को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी सोचने, हमारी तर्क करने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर देता है। मेडिटेशन हर एक के जीवन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो मेडिटेशन का करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। मेकिंग द सेंस स्टेबल थ्रू प्रैक्टिसिंग योगा। आप अपने सेंसेस को, आप अपने ज्ञानेंद्रियों को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं योगा करके, और इसी प्रोसेस को हम मेडिटेशन बोलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं योगिक एक्टिविटीज के बारे में। सो स्टूडेंट, योगिक एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी का कंप्लीट प्योरिफिकेशन हो जाता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो काफी बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि योगा हमारी लाइफ में काफी बड़ा चेंज लेके आता है। इसी तरीके से अगर हम योगिक एक्टिविटीज को करते हैं तो हमारी बॉडी का कंप्लीट प्योरिफिकेशन हो जाता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी काफी अच्छे से काम करते हैं। योगिक एक्टिविटी के 6 प्रकार होते हैं, आज हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होता है धौती एक्टिविटी, सेकंड बस्ती एक्टिविटी, थर्ड नीति एक्टिविटी, फोर्थ नौली एक्टिविटी, फिफ्थ त्रतक एक्टिविटी, 6th कपालभाति एक्टिविटी। अब हम इन सभी एक्टिविटीज के बारे में एक एक करके समझेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप ये 6 एक्टिविटीज अपने जीवन में करते हैं तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आप मेंटली प्लस फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। धौती एक्टिविटी, इट इज द फर्स्ट योगिक एक्टिविटी। ये योगिक एक्टिविटी का पहला अंग होता है।
तो स्टूडेंट हम इसको समझेंगे कि धोती प्रक्रिया को कैसे करा जाता है। आपने एक लंबा और पतला कपड़ा लेना है, उसको पानी में भिगो देना है। आपने उस कपड़े को धीरे धीरे करके अपने मुंह के अंदर डालना है। जब वो कपड़ा आधे से ज्यादा अंदर तक चला जाएगा, आपने धीरे धीरे करके उसको वापस बाहर खींचना है। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका फूड पाइप है, जो आपका स्टमक है, उसका जितना भी वेस्ट है वो सब बाहर आ जाता है। सो धोती एक्टिविटी हमारे स्टमक और फूड पाइप को साफ करने के लिए की जाती है। इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अगर कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या एसिडिटी हो जाती है, सो धोती प्रक्रिया से उनकी सभी परेशानियों का निवारण हो जाता है। कई लोग इसको एक और तरीके से करते हैं, वो नमक वाला पानी पहले पी लेते हैं और उसके बाद अपनी 4 फिंगर मुंह के अंदर डाल के वॉमिटिंग करते हैं। और उससे क्या होता है कि फूड पाइप का और स्टमक का जितना भी वेस्ट होता है वो सारा बाहर आ जाता है। तो इसे स्टमक और फूड पाइप को साफ करने के लिए ही किया जाता है। आगे मूव करते हैं। बस्ती एक्टिविटी, इट इज सेकंड योगिक एक्टिविटी। ये सेकंड योगिक एक्टिविटी होती है बेटा। बस्ती एक्टिविटी की प्रक्रिया क्या है, आपने करना ये है कि जहां से आप सुबह अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, वहां से आपने अपनी बॉडी के अंदर पानी को डालना है। और ये पानी सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन तक ही रहना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सो ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम एनीमिया की तरह होता है। एनीमिया में ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए पानी को अंदर डाला जाता है, लेकिन बस्ती में ये पूरा प्रोसेस नेचुरली होता है। आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपने एक टब ले लेना है, उसके अंदर आप बैठ जाएंगे एंड देन आपने एनएस से पानी को अंदर की तरफ सक करना है। उसके बाद उस पानी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है एंड देन टब से बाहर आके आपने उस पानी को एक्सक्रीट कर देना है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन का वेस्ट होगा वो सारा रिमूव हो जाता है और काफी ज्यादा आपकी बीमारियां जो हैं वो इससे सही हो जाती हैं। और आपने ये प्रक्रिया दोहरानी है जब तक आपकी बॉडी से साफ पानी ना निकले। तो एक बार नेक्स्ट, नीति एक्टिविटी, इट इज द थर्ड योगिक एक्टिविटी। सो स्टूडेंट, नीति एक्टिविटी में हमें 2 क्रिया करनी पड़ती है। एक होती है जल नीति और एक होती है सूत्रा नीति। हम दोनों को ही समझेंगे। जल नीति में आपने अपने सर को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए एक नाक के छेद में से पानी डालना होता है और दूसरे से निकालना होता है। और ये प्रक्रिया आपने दूसरी तरफ यानी कि दूसरे नाक के होल से भी करनी होती है। इससे क्या होता है, जितनी भी आपकी ब्लॉकेज है, गंदगी है नोज में, वो सारी क्लीन हो जाती है। इसको हम जल नीति के नाम से जानते हैं। ये एक्टिविटी आप किसी एक्सपर्ट के सामने ही करेंगे, बिकॉज इसमें पानी जो है वो दिमाग में भी जा सकता है और इसमें सांस मुंह से ली जाती है, तो ब्रेथ कंट्रोल भी बहुत मैटर करती है। तो ये सजेस्ट करा जाता है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट के सामने ही करें। नेक्स्ट आपका है सूत्रा नीति। सूत्रा नीति में आपने क्या करना होता है, आपने एक थ्रेड लेना होता है और थ्रेड पे ना तेल लगा लेना होता है और उसको आप अपनी नाक से अंदर डालेंगे और नाक से अंदर डालने के बाद आपने उस धागे को मुंह से बाहर निकालना है। और ऐसा करने से आपका जो नाक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जितनी भी गंदगी होती है वो सारी साफ हो जाती है। और आपने ये प्रक्रिया दोनों नाक के छेद में से करनी होती है। इसी को हम सूत्रा नीति के नाम से जानते हैं। इट क्लींजेस आईज, नोज, थ्रोट। ये हमारी आंख, नाक, थ्रोट को साफ करता है। ये हमारी साइनस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, हेडेक को सॉल्व कर देता है, माइग्रेन को सॉल्व कर देता है, हमारी आईज वीक होती हैं उसको भी सॉल्व कर देता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नॉली एक्टिविटी, फोर्थ योगिक एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉलिका। सो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपने अपनी नीज को बेंड करना है एंड आपने अपने पेट की सारी हवा को अंदर की तरफ खींच लेना है और अपने पेट को आपने हिलाना है। जिस तरीके से मिक्सी में चीजें हिलती हैं उस तरीके से आपने अपने पेट को हिलाना है। बेसिकली आपने अपने पेट की मसाज करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। त्रटक एक्टिविटी, फिफ्थ योगिक एक्टिविटी।
बहुत ही आसान होती है स्टूडेंट। आपने क्या करना है, आपने एक कैंडल ले लेनी है और उसको जला लेना है और यहाँ पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल पे फोकस करना है और ये फोकस आपने काफी लंबे समय तक करना है। जब आप त्रटक एक्टिविटी को करते हैं तो आपकी जो आईज है, जो आपका मेंटल टेंशन है, वो सब रिड्यूस हो जाता है और आपका नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जिनकी आंखों का नंबर काफी ज्यादा है उनकी आईज भी धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो जाती है। तो त्रटक एक्टिविटी अपनी आंखों को सही करने के लिए काफी अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे कपालभाति एक्टिविटी। 6th योगिक एक्टिविटी होती है ये। इसमें आप अपनी दोनों लेग्स को क्रॉस करेंगे और अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पे रखेंगे, अपनी आईज को जेंटली क्लोज करेंगे, देन आप धीरे धीरे करके सांस लेंगे अंदर की तरफ एंड अपनी ब्रेथ को काफी फास्ट ब्रीद आउट करेंगे। ऐसा करने से जो आपके लंग्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और ये भी माना जाता है कि कपालभाति आपके काफी ज्यादा ऑर्गन्स को सही करता है और आपकी बॉडी को काफी चुस्त एंड दुरुस्त बना देता है और आपके स्ट्रेस और मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं योगा फॉर कंसंट्रेशन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि योगा जो है वो हमारी कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ा देता है। वो लोग जो योगा करते हैं उनका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। योगा हमारी मानसिक प्लस शारीरिक दोनों तरीके से सहायता करता है। आज हम उन सभी आसन के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम अपनी मेंटल प्लस फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सुखासन। सुख आसन जो है बेटा वो 2 शब्दों से मिलके बना है, सुख प्लस आसन। सुख का बेसिकली मतलब होता है प्लेजर, जिसको हम हैप्पीनेस भी बोलते हैं, और आसन का मतलब होता है पोस्चर, यानी कि हम ऐसे पोस्चर में बैठे हैं जिसकी वजह से हमें सुख की अनुभूति हो रही है, यानी कि ऐसे पोस्चर में बैठना जिससे हमें काफी ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, उसी को हम सुखासन बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से उसका प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आप अपने लेग को क्रॉस कर लेंगे और ये याद रखिएगा जो आपकी राइट लेग है वो आपके लेफ्ट थाई के नीचे होनी चाहिए और जो आपकी लेफ्ट लेग है वो राइट थाई के नीचे होना चाहिए और आपके दोनों हाथ अपने नीज पे होने चाहिए। आपका सर, आपकी गर्दन और आपकी पीठ बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। सो जब आप इस पोजीशन में बैठ जाएंगे तो आपको सुख की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। सुखासन के क्या क्या बेनिफिट हैं हम वो समझेंगे। इट इज अ गुड मेडिटेशन पोस्चर। ये सबसे अच्छा मेडिटेशन पोस्चर होता है। ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। ये हमारे ग्लैंडुलर फंक्शनिंग को भी बढ़ा देता है। ग्लैंडुलर फंक्शनिंग यानी कि हमारे जो ग्लैंड होते हैं उनकी फंक्शनिंग को काफी अच्छा कर देता है। उसी के साथ साथ हमारी जो लेग्स होती हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और हम काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को ठीक करता है एंड जिन लोगों को नॉक नी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। ये हमारे माइंड को काम डाउन करता है, ये हमारे माइंड को शांत करता है, ये हमारे पोस्चर को काफी अच्छा बना देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं तो हमारा पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो हमारे जीवन का स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, उन सबको ये रिड्यूस करता है। ये हमें मेंटली और फिजिकली बैलेंस करता है। उसी के साथ साथ ये हमारी बैक को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब हम देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि कौन से लोग इस आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वो लोग जिनके घुटनों में चोट लगी हुई है वो बिल्कुल भी इस आसन को परफॉर्म ना करें। नेक्स्ट आसन पे मूव करते हैं तड़ासन। तड़ासन काफी आसान आसन है। आपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है और आपके दोनों हाथ जो है वो आपके ईयर के साथ टच करेंगे और आपने अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना है। और जब ये आसन आप कर रहे होंगे तो आपने अपने टो पे खड़ा होना है। 10 से 15 बार करने पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। चलिए बेनिफिट्स देख लेते हैं। इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। तो हमें फिजिकली प्लस मेंटल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ये हमारी ओबेसिटी को कम कर देता है। ओबेसिटी मतलब जो हम ज्यादा खाना खाते हैं उस प्रॉब्लम को कम कर देता है। ये हमारी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो जो लोग प्रॉपर्ली फ्रेश नहीं होते हैं मॉर्निंग में वो चीज भी ठीक हो जाती है। उसी के साथ साथ जो हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो खाना पचाने में हमें दिक्कत होती है वो भी ठीक कर देता है। हमारा बॉडी पोस्चर काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इट एलिविएट्स सियाटिका,
ये सबसे बेहतरीन आसन है उन लोगों के लिए जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ वो लोग जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको भी ये ठीक कर देता है। ये हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देता है। चलिए इनके कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ लेते हैं। तड़ासन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? वो लोग जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ जिन लोगों को हेडेक और इंसोमेनिया वाली प्रॉब्लम है वो भी तड़ासन को ना करें। लास्ट वो लोग जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जिनकी फॉल्टी वॉल्व्स होती हैं, यानी कि जिनकी नसों में प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी इस आसन को ना करें। चलिए नेक्स्ट आसन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आसन की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है पद्मासन। पद्मासन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, पद्मा प्लस आसन। पद्मा का बेसिकली मतलब होता है लोटस और आसन का मतलब होता है पोस्चर। इट मींस सिटिंग इन अ पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट। एक ऐसे पोस्चर में बैठना जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही है, उसी को हम पद्मासन बोलते हैं। चलिए इसकी पोस्चर की बात कर लेते हैं। पोस्चर बहुत ही आसान है। आपने सिंपल क्रॉस लेग करके बैठना है। जो आपकी लेफ्ट लेग है वो आपके राइट थाई के ऊपर रखी जाएगी और जो आपकी राइट लेग है वो आपके लेफ्ट थाई के ऊपर रखी जाएगी। उसी के साथ साथ आपकी जो बैक है, जो आपकी नेक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके दोनों हाथ आपके नी पे होंगे और आपने अपनी आंखें काफी सॉफ्टली बंद करनी है। चलिए इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये हमारे माइंड के फोकस को और उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ हमारे ब्रेन को शांत करता है। हमारी बॉडी काफी ज्यादा रिलैक्स फील करती है। जो हमारा एब्डोमेन है यानी कि शरीर का निचला हिस्सा और स्पाइन काफी अच्छे से काम करता है। ये आसन सभी आसन का बेस होता है। बाकी आसन परफॉर्म करने से पहले आपको ये आसन करना ही चाहिए। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है उनको ये आसन जरूर परफॉर्म करना चाहिए। उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। उसी के साथ साथ ये हमारा एब्डोमिनल फैट को भी कम करता है। जो हमारे शरीर के नीचे का फैट होता है उसको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। चलिए कॉन्ट्राडिक्शन देख लेते हैं। वो लोग जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए। वो लोग जिनके घुटनों पे चोट लगी है, वो लोग जिनकी वीक और इंजर्ड नीज होती हैं, वो बिल्कुल भी इसको परफॉर्म ना करें। ये आसन तब तक परफॉर्म नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास गुड फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आसन है शशांक आसन। शशांक आसन को हेयर पोज भी बोला जाता है, यानी कि खरगोश की तरह पोज लेना, उसी को हम शशांक आसन बोलते हैं। आपने अपनी दोनों नीज को फोल्ड करना है और अपने ऊपर वाले पार्ट को आगे की तरफ ड्रैग करना है और स्ट्रेच करना है। आप देख सकते हैं इस फोटो में। चलिए इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये हमारी थकान को मिटा देता है। उसी के साथ साथ जो हमारा माइंड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। ये हमारी एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से निकालता है। ये हमारी ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। इसकी वजह से हमारे दिमाग तक प्रॉपर ब्लड पहुंचता है और जो हमारी आईज है और जो ब्रेन है उसका काम काफी अच्छे से होता है। जिन लोगों को डिस्क प्रॉब्लम होती है उनको भी ठीक करता है। ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको भी ये सॉल्व कर देता है। उसी के साथ साथ ये हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ा देता है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ मूव करते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो इस आसन को ना करें। उसी के साथ साथ वो लोग जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन डिस्कस करेंगे योग निद्रा के बारे में। योग निद्रा जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। योग का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, उसको हम योग बोलते हैं। उसी के साथ साथ निद्रा का मतलब होता है रेस्ट और स्लीप। द मीनिंग ऑफ योग निद्रा मीन्स बीइंग अलर्ट एंड चेतन निद्रा मीन्स कंप्लीट रिलैक्सेशन व्हाइल बीइंग अलर्ट। सो बेसिकली योग निद्रा का मतलब होता है आप लेटे हुए हैं, बिल्कुल स्लीप की पोजीशन में, लेकिन फिर भी आप काफी अवेयर हैं, आपका माइंड काफी अवेयर है, आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी कि सोते हुए भी अपने आप को जगा के रखना ही योग निद्रा कहलाता है। आपको स्लीप पोजीशन में लेट जाना है और आपने अपनी बॉडी को लूज छोड़ देना है। इवन आप अपने साथ सपोर्ट भी रख सकते हैं। जब हम स्लीप की पोजीशन में होते हैं तो हमने अपने मन को शांत करके अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना होता है और इससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है,
प्लस फिजिकल और मेंटल अलर्टनेस भी काफी ज्यादा हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स। इट इंस्पायर्स अ पर्सन टू लिव अ हैप्पी लाइफ, यानी कि ये लोगों को इंस्पायर करता है कि वो अपना जीवन काफी खुशी से जिए। उसी के साथ साथ लोगों के अंदर एक्टिवनेस आ जाती है, वो काफी एनर्जेटिक फील करते हैं। योग निद्रा को करने से लोग मेंटल प्लस फिजिकल हैप्पीनेस को अटेन कर लेते हैं। उसी के साथ साथ वो एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती है, जिनको टेंशन रहती है, जिनको स्ट्रेस रहता है, उनके लिए योग निद्रा करना काफी बेनिफिशियल होता है। उनकी जितनी भी टेंशन है, स्ट्रेस है, सब रिलीज आउट हो जाता है और ऐसा करने से हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है। सो गाइस, ये चैप्टर हो जाता है फिनिश।